Good morning, students. Ready for the study of social science? The chapter is still continued. Resources and development, and we are studying about the soil. The classification of soil you have understood in the previous session. Different variety and their characteristics of the soil. Now, the main problem of this country is soil erosion. Soil erosion is not the problem of this country, but this is the problem persisting everywhere. The peoples living nearby river and those who are making agriculture in the nearby region of the river, they are suffering from this problem. Means a number of peoples have this problem of soil erosion. It affects their livelihood. Soil erosion क्या है? सॉइल इरोशन मीन्स मिट्टी का कटाव होना या मिट्टी की गुणवत्ता या उसके क्वालिटी का नष्ट होना, यही सॉइल इरोशन होता है। और उसको बचाने के लिए जो प्रयास होते हैं उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सो वंस अगेन वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, सॉइल इरोशन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ द टॉप सॉइल। रिमूवल ऑफ सॉइल कवर मतलब मिट्टी का बह जाना। जब बाढ़ आती है और बहाव तेज होता है नदियों में, तो आसपास के किनारे कट जाते हैं और मिट्टी को बहा करके वो नदी दूसरी जगह ले जाती है। तो जहाँ से वो मिट्टी कटी है उस प्रोसेस को, उस जगह के लिए सॉइल इरोजन कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं हम कि टॉप सॉइल जो रहती है, मतलब ऊपरी सतह जो रहती है, वो वॉश्ड अवे, पानी के साथ बह जाती है। इसको हम सॉइल इरोशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। मतलब ये जो नदी क्या कर रही है, नदी ने मिट्टी को काटा और बहा करके नदी अपने पानी के साथ ले गई। ये जब बहाव धीमा पड़ता है तो कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ नदी उसको मिट्टी को जमा देती है। तो दोनों प्रोसेस, मतलब कि एक तो मिट्टी का कटना और मिट्टी का जमा होना, मतलब नया जहाँ पर जमा हो जाती है वहाँ सॉइल फॉर्मेशन कहलाता है, और जहाँ से कट जाती है वहाँ कहलाता है सॉइल इरोशन। तो ये दोनों प्रोसेस आपका फॉर्मेशन और इरोशन साथ साथ चलता है। यदि इरोशन हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होगा ही। तो आपने अभी ये देखा सॉइल इरोशन क्या है। नाउ what are the causes behind this soil erosion? So first we will study here natural causes। क्या क्या कारण हो सकते हैं मिट्टी के कटाव के, मिट्टी के नष्ट होने के। तो हम पहले जो प्राकृतिक कारण हैं उनको पढ़ते हैं। विंड इरोशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये विंड इरोशन, ये जहाँ पर हवाएं तेज बहती हैं और डेजर्ट वाले इलाके हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। It is a common cause of land degradation in the arid and semi-arid grazing lands। जहाँ पर पशुओं की चराई ज़्यादा होती है और एरिड लैंड मतलब डेजर्ट टाइप की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पर हवा के साथ जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं वो बाउंड नहीं होते और वो हवा के साथ लिफ्ट अप होकर के कहीं दूसरी जगह उड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से सॉइल का बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये अगर आप देखेंगे तो डेजर्ट एरियाज़ में सैंड ड्यून्स होते हैं, वो पूरे के पूरे ड्यून्स गायब हो जाते हैं हवा के साथ और कहीं दूसरी जगह बन जाते हैं। इसका मतलब जहाँ से वो गायब हुए वहाँ तो उनका इरोशन हो गया और जहाँ पर नए बने हैं वहाँ पर उनका फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हवा के द्वारा पार्टिकल्स को लिफ्ट अप किया जाता है। बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, 200-300 किलोमीटर्स पर आवर की तूफ़ान के समय, या नॉर्मल में भी जो हवाएं चलती हैं तो कोई वेजिटेशन नहीं होता जो उनकी जड़ें पौधों की उनको मिट्टी को पकड़ कर रख सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। इसलिए विंड के कारण ये मिट्टी उड़ा ली जाती है। सिग्निफिकेंट विंड इरोजन ऑकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज ओवर लाइट टेक्सचर्ड सॉइल दैट दे हैव बीन heavily grazed during periods of drought। सूखे के समय जानवरों के द्वारा बहुत ज़्यादा इसमें चराई हो जाती है और उनको बाउंड करके रखने वाला, मैंने बताया जड़ें वगैरह जो रहती घास की वो नहीं होती, और इसलिए विंड के प्रेशर से वो मिट्टी के पार्टिकल्स
लिफ्ट अप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन, स्टैटियन एंड सरफेस क्रीप आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल मूवमेंट। देखिए कितना रहता है, किस तरह का होता है। सस्पेंशन मतलब हवा के साथ फ्लोटिंग होकर के वो निकल जाते हैं। स्टैटियन का मतलब होता है कि मिट्टी जो है वो उखड़ करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी जरिए से चली जाए, हवा के द्वारा ही या किसी भी तरीके से। और तीसरा जो बताया है सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप का मतलब यही है कि मिट्टी उठ करके पूरे लिफ्ट अप होकर के दूसरी जगह तो नहीं गया, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे खाली हो गया और थोड़ा सा आगे पे डिपॉजिट हो गया। तो सरफेस क्रीप मतलब धीरे धीरे उसका रेंगना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और बेयर सरफेस उसके नीचे से हार्ड सरफेस निकल आती है, और इसको कहते हैं सरफेस क्रीप। रीज़न आपको बताया कि जहाँ सैंडी सॉइल होती है और ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग होती है ड्रॉट सीजन में, ऐसे स्थितियों में ये ज़्यादा हो जाता है। आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन, soil movement which occurs during the erosion. To tackle the problem of wind erosion, some ways of conservation are taken. क्या क्या हम करते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए विंड के द्वारा जो होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स द फोर्स ऑफ विंड। स्ट्रिप्स मतलब ऐसी छोटी छोटी से बंड्स जैसी, रिजेस जैसी बना दी जाते हैं स्ट्रक्चर, और उन पर घास लगा दी जाती है। अगर उनको घास लगा दिया जाता है तो वो पानी, हवा के प्रेशर को रोक देते हैं, और बाकी जो बचे हुए खेत के अंदर की मिट्टी रहती है वो उसको नुकसान नहीं कर पाती, मतलब उठाकर नहीं ले जा पाती। शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर अलोंग द एज ऑफ फील्ड। पेड़ों की कोई कतारें बना दी जाती है, पेड़ों को लगा दिया जाता है खेत के किनारे किनारे, ताकि वो भी हवा के प्रेशर को रोक लेते हैं, और उनसे भी उनकी जो जड़ें रहती है वो भी उनको मिट्टी को बाउंड करके रखती है। इस तरीके से सॉइल इरोशन जो हवा के द्वारा होता है उसको रोका जा सकता है। तो two measures you have seen. The first one is the strip cropping and second is shelter belt. Strip cropping means खेत के अंदर छोटी छोटी रिजेस या बंड्स जैसा बना दिया जाता है, स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं जिन पर घास उगा दी जाती है, और उस घास के कारण प्रेशर कम पड़ जाता है उसका हवा का, और उसको लिफ्ट अप नहीं कर पाती। शेल्टर बेल्ट से मैंने अभी आपको बताया कि पेड़ लगा दिए जाते हैं खेत के किनारों पर, उससे भी विंड प्रेशर को कम करके और मिट्टी को उड़ने से रोका जा सकता है। So this was the soil erosion due to wind. This is the natural cause. And the next is water erosion. वाटर इरोशन क्या होता है? पानी के कारण। मैंने अभी आपको बताया तेज धार जो पानी की होती है वो मिट्टी को काट देती है। इरोशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोशन। पानी की तेज धार के कारण, रनिंग वाटर के कारण, ये टॉप लेयर जो सॉइल की होती है वो बहा ली जाती है पानी के द्वारा। वाटर फ्लोज डाउन ओवर ए लार्ज एरिया कॉसेस द टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे। बहुत लार्ज एरिया में जब ये पानी बहता है तो टॉप सॉइल को अपने साथ बहाकर ले जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द शीट इरोजन। बहुत लंबे चौड़े एरिया में अगर टॉप सॉइल पानी की तेज़ धार के कारण बह जाती है तो उस पूरे इस तरह के इरोजन को, जिसमें पानी के कारण एक बड़ा सा एरिया खाली हो गया मिट्टी से, उसको कहते हैं शीट इरोजन। गली इरोजन ऑकर बाय वाटर flowing down through clay soil that causes deep channels of water flowing down। क्या होता है, कई बार पानी की तेज़ धार पूरा उसको तो नहीं काटती है, चौड़ाई में नहीं काटती है, लेकिन गहराई में उसको काट देती है। मतलब 5 फीट 6 फीट चौड़े ऐसे चैनल्स बन जाते हैं, और ये कटते कटते ज़्यादा, जैसे नदियों के जो चैनल्स बनते हैं वो अगर बहुत गहरे गहरे हो जाते हैं, जिनको गॉर्जेस कहते हैं हम, तो ऐसी स्थिति में ये जो रहते हैं गली इरोशन कहलाते हैं। पहाड़ों के ऊपर चट्टानों को काट कर, जहाँ सॉफ्ट रॉक्स होती हैं उनको काट करके भी पानी बहुत नीचे गहराई तक काट देता है, तो ऐसी स्थितियों में उनको भी गली इरोशन कहा जाता है। मतलब पूरी एक
लंबे चौड़े एरिया में इरोशन ना करके डाउनवर्ड इरोशन जब होता है सॉइल का गहराई की तरफ, तब वो कहलाता है गली इरोशन, और ये क्लेई सॉइल के उसमें ज़्यादा पाया जाता है। दिस कॉजेज लैंड अपलिफ्ट फॉर लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। ये जब सॉइल इरोशन वाटर के कारण होता है, ऐसी स्थिति में जो लैंड बच जाती है वो बैड लैंड होती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी वाली सॉइल जो रहती है वो पानी के साथ बह चुकी रहती है, इसलिए उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और कल्टीवेशन के लिए वो सुटेबल नहीं होती। सच इज़ द केस इन चंबल बेसिन वेयर गलीज आर known as ravines. Ways of conservation are, first thing, आप जानते हैं आपके इस एरिया में चंबल रिवर है, आपने गांधी सागर जाकर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े गॉर्जेस रिवर के द्वारा कटे हुए दिखाई देंगे, और ये भी एक गली इरोजन का एग्जाम्पल होते हैं। और ग्वालियर के आसपास में नदी ने कुछ इस तरह से कटाव बनाए हैं जो बिल्कुल भी फसल के या उगाने के लिए, कृषि के लिए किसी काम के नहीं हैं। साथ ही साथ वो बीहड़ हैं, जिनको बीहड़ कहते हैं, ये गलीज इरोजन का ही एग्जाम्पल हैं, और इनको एक विशेष नाम दिया जाता है रेविन्स। तो ये आपने चंबल रिवर के लिए विशेष केस माना जाता है। चंबल बेसिन ग्वालियर मुरैना के आसपास में ये पाए जाते हैं। नाउ वेज ऑफ कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाने के क्या उपाय हैं ये आपको देखना है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज थ्रू community participation like it happened in पंचकूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। पेड़ों को लगाया जाए नदी के किनारे किनारे, और इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है पंचकूला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी इसका हुआ है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लांटिंग लाइक इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग किया है इसका, कि मिट्टी को बचाने के लिए बहुत सारे पौधे उस डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नर्मदा नदी के आसपास एम्बैंकमेंट में भी बहुत सारे फलदार पौधे लगाए गए हैं, ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, और साथ ही साथ फलदार पौधे हैं तो उनसे फसल भी ली जा सकेगी। तो ये जो पौधे लगाए जाते हैं आसपास में नदियों के किनारे या ऐसा, उससे नदियों के कटाव को रोका जाता है, नदियों के द्वारा किए जाने वाले कटाव को कम किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है। तो आपने दो नेचुरल कॉज पढ़े, एक विंड इरोशन और एक है वाटर इरोशन। अब तीसरा ह्यूमन कॉजेज हैं। ये ह्यूमन कॉजेज क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन। यू नो, डिफॉरेस्टेशन मीन्स in the name of road construction, either establishment of township or we can say industrialization, इन सब पर्पस के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल काट दिए जाते हैं। जब जंगल और पेड़ काट दिए जाते हैं तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोशन। नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग and faulty methods of agriculture or human action which adds to natural factors causing soil erosion. आपने deforestation पढ़ा, overgrazing what happens that we have large number of cattle in our area, and during the drought season these cattle are transferring from one place to another place, and they are grazing the grass near the river because they used to move near the river as they are getting water also there. And जंगल के इलाकों में भी यही होता है, जहाँ हिरण और ये रहते हैं वो नदियों के आसपास की घास ज़्यादा चरते हैं, क्योंकि नदियों के पास उनको घास भी मिल जाती है और साथ ही साथ उनको पीने के लिए पानी मिलता है। तो ओवर ग्रेजिंग वाले इलाके जो रहते हैं वो नदियों के आसपास के रहते हैं। ओवर ग्रेजिंग एक तरह से तो नेचुरल भी है, क्योंकि जब जंगल के जानवर उसको करते हैं तो नेचुरल है, लेकिन जब ह्यूमन अपने जानवरों को ले जाकर वहाँ चराता है तो वो फिर ह्यूमन कॉज में आ जाता है। फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर और ह्यूमन एक्शन विच एड्स टू द नेचुरल फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल इरोशन। ह्यूमन एक्शन जितने भी हैं
चाहे मैंने आपको बताया क्रशर वगैरह के लिए हम वो कटआउट बनाते हैं मिट्टी का। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मिट्टी को काट करके निकाला जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए निकाला जाता है, बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल इरोशन का एक कॉज ये भी रहता है, और ये सब इंक्लूड होते हैं ह्यूमन कॉजेस में। वेज ऑफ कंजर्वेशन और मिट्टी को बचाने के तरीके क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज़ कंटूर प्लोइंग एंड टेरेसेस फॉर्मिंग इन हिली एरियाज। कंटूर प्लोइंग से मतलब है जो पानी के जो स्लोप की दिशा रहती है उसके अपोज जब खेती को किया जाता है। मतलब ये है कि अगर स्लोप डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की ओर से स्लोप होता है, तो जो खेती के जो बोया जाता है उसकी जो कतारें बनाई जाती है पौधे की, जो रोज़ बनाई जाती हैं, वो परपेंडिकुलर रहती हैं उस स्लोप की। मतलब अगर वो नॉर्थ साउथ की तरफ फ्लो जा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, तो जो कतारें बनाई जाती है वो ऊपर से नीचे की ओर ना होकर के लेफ़्ट और राइट की तरफ बनाई जाएंगी। इससे पानी का प्रेशर रुकता है, और पानी का प्रेशर रुकेगा तो इरोशन कम होगा। इसको और बोलते हैं कंटूर प्लोइंग, और ये होता है हिली रीजन में इस चीज़ को। या टेरेसिस में भी सीढ़ियाँ जैसी बना दी जाती हैं, काट दी जाती हैं, और वो सीढ़ियों के ऊपर जब पानी धीरे धीरे करके उतरता है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है। एकदम तेज़ स्लोप पे पानी उतरेगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो कटिंग सॉइल की ज़्यादा करेगा। तो कंटूर प्लोइंग एंड टेरेसिस फॉर्मिंग, ये दो चीज़ थी जो आपने अभी सीखी कि हिली रीजन के अंदर कंटूर प्लोइंग भी किया जाता है और टेरेसिस फॉर्मिंग भी की जाती है। सेकंड इज रेस्ट्रिक्टिंग एनिमल ग्रेजिंग। हम यदि जानवरों की चराई को कम कर दें, जो ओवर ग्रेजिंग होती है वो नदियों के किनारे ना हों, तो उससे भी हम सॉइल इरोशन को बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना, नए तरीके से जंगल तैयार करना, आर्टिफिशियली रूप से हम प्लांट लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और इस तरह से जो पेड़ पौधे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, और उनसे पूरा एरिया कवर होता है, ये एफॉरेस्टेशन कहलाता है। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल। वन पर्सन in Assam, he alone himself did this process, that 13,000 hectare land near Brahmaputra river is covered by the trees that he planted there. 13,000 आपकी स्क्वायर हेक्टेयर लैंड के अंदर उसने जंगल तैयार किए हैं, और जंगल आज इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें बड़े बड़े हिरन, टाइगर तक भी उसमें रहते हैं। मतलब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो बाकी भी सब कर सकते हैं। हम इंडिया में इतने लोग हैं, यदि हम सब सोचें तो जंगलों को वापस से हरा भरा कर सकते हैं, और जंगल अगर हरे भरे होंगे, पेड़ पौधे अगर होंगे, तो हमारे लिए जीवन के लिए भी पूरी अच्छी संभावनाएं बनेंगी। नेक्स्ट वाज कंस्ट्रक्टिंग सुटेबल डैम्स। कंस्ट्रक्टिंग सुटेबल डैम्स से मतलब डैम्स जब हम बनाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि पानी हमारे लिए अवेलेबल होता है पूरे राउंड द ईयर, क्योंकि नदी का बहाव पूरे राउंड द ईयर नहीं रहता है। हमारे यहाँ पेरिनियल रिवर कम हैं जो राउंड द ईयर बह सकें, ऐसी रिवर कम हैं। तो जहाँ ऐसी रिवर नहीं है, जैसे सेंट्रल रीजन में नर्मदा है और ताप्ती हैं, काली सिंधा है, ऐसी रिवर्स तो साल भर नहीं बहती हैं। ऐसी रिवर्स के ऊपर अगर हम बरसात में पानी को रोक दिया जाए तो हम उस पानी का उपयोग भी कर लेते हैं, और डैम बनाने से बाढ़ रुकती भी है, क्योंकि पानी का प्रेशर जो तेज़ी से बहता है वो कम हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ये भी एक उपाय है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल का। तो इस तरीके से आपने आज देखा, हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। उसमें सॉइल के बारे में आपने पढ़ लिया। मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी दिक्कत है कि आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम मंगलवार को मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इंटरेक्टिव क्लास हो और उसमें मैं आपसे बात कर सकूँगा। अगर कुछ दिक्कत हुई तो मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स की ये पीडीएफ भी आपको भेज सकता हूँ, ठीक है? तो आपके लिए वो बड़ा काम आ सकता है, तो ये आपके लिए हो जाएगा।
और मेरा कहना था आपके पास जो भी रिफ़्रेशर है, आप उस रिफ़्रेशर से उन क्वेश्चन आंसर्स को लिख लें। समझाने के लिए जो चीज़ थी मैंने पूरी तरह से समझा दिया, पर हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर लिखाना ये तो उचित नहीं होता है। पर फिर भी मैंने जो समझाया उसके आधार पर आप क्वेश्चन आंसर्स कलेक्ट कर सकते हैं, नेट से भी ले सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन आंसर्स जो रहते हैं नेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। और अगर नहीं होता है तो हम जब इंटरेक्टिव बात करेंगे उसके नेक्स्ट डे ही अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो मैं फिर से कुछ नया प्लान करके आपको इस बारे में कुछ और मदद कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट। थैंक यू वेरी मच।